नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी के निर्माण और समामेलन की स्टेजेस के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहला कंपनी के प्रवर्तन की बात थी। प्रवर्तक कौन होते हैं इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था, विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम बात करें कि प्रवर्तकों के कार्य क्या होते हैं। प्रवर्तकों के कार्यों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो प्रवर्तन की परिभाषा में हमने देखा था कि कंपनी के निर्माण के विचार करने से लेकर जब तक कंपनी अस्तित्व में आती है या समामेलन नहीं हो जाता, तब तक के सभी कार्य, संपूर्ण श्रृंखला उन कार्यों की प्रवर्तन कहलाती है। तो उसी क्रम में यदि हम प्रवर्तकों के कार्यों की चर्चा करते हैं तो उन प्रवर्तकों के कार्यों में सबसे पहली बात आती है नंबर 1, कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। सबसे पहले तो जब प्रवर्तकों के मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में एक कल्पना आ जाती है तो उसी के साथ कंपनी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वह कंपनी के निर्माण के लिए अपने मस्तिष्क में कल्पना करता है, स्वप्न देखता है और उसे साकार करने के लिए प्रयासों में लग जाता है। और इस हेतु वो कंपनी की कल्पना का वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करता है। वो कंपनी की उपयोगिता और वांछनीयता का अध्ययन करता है और उसकी व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाता है। उसे प्रारंभिक दौर में ही यह निश्चित करना पड़ता है कि कंपनी किसी विद्यमान व्यवसाय को खरीदेगी या किसी नए उद्योग की स्थापना करेगी। अगर विद्यमान व्यवसाय को खरीदने का विचार किया जा रहा है तो उसकी सफलता का भी प्रारंभिक रूप से अध्ययन करने का कार्य भी प्रवर्तक को करना पड़ता है, यानी कि उसकी संभावनाओं का पूरा अंदाजा लगाने का सबसे पहला कार्य उसका होता है। दूसरी बात, विस्तृत अनुसंधान करना। जब कल्पना कर लेता है, संभावनाओं का पता लगा लेता है, तो विस्तृत अनुसंधान की बात आती है। किसी भी कंपनी के निर्माण का प्रारंभिक अध्ययन करने के बाद निश्चित व्यवसाय की योजना बनानी होती है और प्रवर्तक इसी योजना का विस्तृत अनुसंधान करता है। वह आंकड़े इकट्ठे करता है, तथ्य एकत्रित करता है और उस योजना का मूल्यांकन करता है। भावी लाभ की संभावना की जांच करता है, सरकारी नीतियों का अध्ययन करता है, कंपनी के उत्पादन के संबंध में आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, कच्चा माल, श्रम शक्ति, साधनों आदि का निर्माण अनुमान लगाता है, कंपनी के उत्पादन की, मांग की, पूर्ति की, प्रतिस्पर्धा की, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की, इन सब की संख्याओं का और इनका सबका विस्तृत विवरण जुटाता है। और ये सारा जो अनुसंधान है ये आगे के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए एक आधार स्थापित करता है। तो विस्तृत अनुसंधान करना। तीसरी बात, आवश्यक संसाधन जुटाना। निर्माण की कल्पना करने और विस्तृत अनुसंधान करने के बाद चीज़ों को साकार रूप देना आवश्यक हो जाता है, तो इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं। आवश्यक संसाधनों में बहुत सारे संसाधन हैं, उनकी सबकी कल्पना करने के बाद वो उन उपायों का प्रारंभ कर देता है। जैसे एक सुविधायुक्त कार्यालय के बारे में विचार करना, उसको स्थापित करना, प्रबंधकों, कंपनी सचिव, लिपिकों आदि कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में कार्य किया जाता है। और इसके साथ साथ सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक अभिदाताओं की खोज भी करनी होती है, क्योंकि सारे प्रमोटर्स उसको जब बनाने हैं तो जो प्रारंभिक अभिदाता हैं, आवश्यक अभिदाता हैं, उनकी खोज भी आवश्यक होती है। और इसी के साथ साथ कंपनी के प्रथम संचालकों की खोज की जाती है। और इसके साथ साथ यही नहीं, कंपनी के व्यवसाय और प्रकृति के आकार के आधार पर समुचित स्थान पर भूमि, भवन और प्लांट और मशीनरी आदि लगाने के लिए भी उसको प्राकृतिक संसाधन, आवश्यक संसाधन जुटाने होते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट के रूप में हम बात करते हैं प्रारंभिक अनुबंधों की।
प्रवर्तकों के कार्य में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको अब इस क्रम में आकर प्रारंभिक अनुबंध करने होते हैं, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं। तो उसके लिए भूमि भवन क्रय करने के या किराए पर लेने के संबंध में, किसी विद्यमान व्यवसाय को खरीदना है तो उसके संबंध में अनुबंध करने होते हैं, कारखाने या संयंत्र आदि को क्रय करना है या लीज पर लेना है या किराए पर लेना है उसके अनुबंध, कोई पेटेंट अगर काम में लेना है, कोई ट्रेडमार्क अगर इस्तेमाल करना है तो उसके संबंध में उपयोग का अनुबंध करना होता है। कंपनी सचिव, वकील या इस तरह के जो मीडिएटर्स होते हैं, जो आवश्यक कर्मचारी होते हैं, उनके संबंध में अनुबंध हो सकते हैं, वो करने होते हैं। और ऐसे प्रत्येक अनुबंध में अनुबंध की शर्तों, प्रतिफल, गारंटी आदि की बातें उसको तय करनी होती हैं और उन सब का उल्लेख किया जाता है, तभी प्रारंभिक अनुबंध किए जा सकते हैं। तो प्रारंभिक अनुबंध करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। पांचवें बिंदु के रूप में हम वित्तीय नियोजन की बात करें। ये सारे कार्य करने के बाद वित्तीय नियोजन सबसे बड़ा कार्य है। पैसे की व्यवस्था करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ये प्रवर्तकों का एक मुख्य कार्य है। योजना बनाने के साथ साथ वित्तीय योजना का निर्माण करना भी प्रवर्तक का एक मुख्य कार्य है। वह अपनी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं तथा दैनिक व्ययों आदि की योजना बनाता है, उनका विस्तृत विवरण तैयार करता है। उसके बाद वो प्रस्तावित कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी संरचना और पूंजी प्राप्ति के स्रोतों पर, सोर्सेज पर विचार करता है, पूंजी प्राप्ति के समय आदि का नियोजन करता है और इसके लिए वो बैंकों से, अभिगोपकों से, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों, दलालों आदि के साथ अनुबंध करने की योजना बनाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो कि प्रवर्तकों को ही करनी होती है। अगले बिंदु की हम चर्चा करें तो कानूनी औपचारिकताएं। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है, तो प्रवर्तकों का यही कार्य है कि कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करे। और कंपनी के निर्माण के संबंध में इतनी कानूनी औपचारिकताएं हैं कि उनको पूरा करे बिना एक कंपनी को स्थापित करना, कंपनी का निर्माण करना मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव सा भी प्रतीत होता है, क्योंकि कानूनी औपचारिकताओं का एक जाल है। तो कानूनी औपचारिकताओं को बहुत सारे भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें पंजीकृत कार्यालय के स्थान, राज्य को निर्धारित करना, उसके संबंध में औपचारिकताएं पूरी करना, रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की उपलब्धता के संबंध में कानूनी औपचारिकताएं निर्धारित करना, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पूंजी को निर्धारित करना, सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम तैयार करवाना, उसे छपवाना, अंतर नियमों को बनवाना, उन्हें छपवाना, कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, उनके हस्ताक्षरों को साक्षियों द्वारा प्रमाणित करवाना। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सीमा नियम में सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करना, कंपनी के प्रथम संचालक बनने के इच्छुक व्यक्तियों से संचालक बनने तथा आवश्यक अंश क्रय करने की लिखित सहमति प्राप्त करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो वकील होते हैं, लेखाकार होते हैं, मूल्यांकक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी नियुक्ति करना, सक्षम व्यक्तियों द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त करना कि कंपनी के समामेलन संबंधी सभी औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। इसके अलावा अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों से धारा 7C के अनुरूप शपथ पत्र प्राप्त करना होता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के लिए एक पता निर्धारित करना आवश्यक है। अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना आवश्यक है। कंपनी के अंतर नियमों में जिन प्रथम संचालकों का विवरण उल्लिखित किया जाता है उसको प्राप्त करना आवश्यक है। और अंतर नियमों में उल्लिखित प्रथम संचालकों का तथा अन्य फर्मों और निगम निकायों में हित का विवरण तैयार करना भी आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से कानूनी औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि पूरी करनी आवश्यक हैं। प्रवर्तकों के कार्यों में अगले बिंदु की हम चर्चा करें तो कंपनी के समामेलन की कार्यवाही, जब कानूनी औपचारिकताओं की पालना हो जाती है, वित्तीय नियोजन हो जाता है, तो उसके बाद नंबर आता है कंपनी के समामेलन की कार्यवाही का।
तो समामेलन के बिना तो कोई भी कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती। तो इन सब ऊपर की सारे जो हमने चर्चा करी, उन सारे कार्यों के बाद समामेलन की आवश्यक कार्यवाही भी प्रवर्तकों के द्वारा ही की जाती है, जिसके लिए वो रजिस्ट्रार को कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है और इस आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न करने आवश्यक होते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। जो उसने प्रारंभिक पूंजी तय की है उसके लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो उसको प्राप्त करना होता है। तो कंपनी के समामेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिसको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। उसके बाद वह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो जाए। कंपनी का प्रवर्तक ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही अंश पूंजी का अभिदान करने के लिए भी तैयार हो जाए। और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो कंपनी के एकाकी सदस्य को ही संपूर्ण आवश्यक पूंजी का अभिदान करना होता है। तो ये पूंजी अभिदान प्राप्त करना भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद बात आती है अगले बिंदु की, पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन। पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन के लिए कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। कोई भी कंपनी ऐसा करने से पूर्व अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती है। अतः कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के योग्य बनाने के लिए प्रवर्तक को पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन करना भी आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु की हम चर्चा करें तो कंपनी के कार्यकलापों का नियंत्रण करना। प्रवर्तकों का ही कार्य है कि वो कंपनी के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखे। कंपनी के अधिकांश अंशों का धारक होने के कारण कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रवर्तकों को ही नियंत्रण रखना होता है और रखना चाहिए। इसके बाद हम अगले बिंदु की बात करें तो सलाह और निर्देश देना। प्रवर्तक कंपनी का संचालक बन जाता है और जब संचालक बन जाता है तो उसे समय समय पर संचालक मंडल को सलाह, निर्देश या अनुदेश देते रहना होता है। और अंतिम बिंदु की हम जब बात करें तो संचालकों की नियुक्ति, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। संचालकों की नियुक्ति, उनके पद त्याग करने के बाद उनको फिर से नियुक्त करना, ये सारे कार्य भी प्रवर्तकों के ही होते हैं। कभी कभी किसी वजह से कंपनी के सभी संचालक एक साथ अपना त्याग पत्र दे देते हैं, पद त्याग कर देते हैं, या उन सभी का किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो प्रवर्तक को कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति करनी होती है। और ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। तो ये सभी कार्य प्रवर्तकों को ही करने होते हैं। निर्माण की कल्पना से लेकर कंपनी को साकार रूप में लाना और उसके कार्यकलापों की भली भांति सुचारू रूप से प्रक्रिया चलते रहने देना और उस पर नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य प्रवर्तकों के माने जाते हैं।